हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरएम। आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है जो कि हमारे इन्वायरमेंट से संबंधित है। इसमें हम लर्नर गुरुजी ऐप से इसको कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ गाइस, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, क्योंकि हम अपनी सीरीज में अलग अलग कोचिंग संस्थानों की पीडीएफ को कंप्लीट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट। तो चलिए गाइस, बिना देरी करते हुए करते हैं इसको स्टार्ट। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन की मापन इकाई क्या होती है? तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र होता है उसकी संतुलन की इकाई होती है वहां में पाई जाने वाली प्रजातियां। विश्व में कुल कितने जैव विविधता स्थल हैं? तो पूरे विश्व में जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं 34। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव है गांगे डॉल्फिन, मतलब जो गंगा में डॉल्फिन पाई जाती है वो। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 2 मई को। दो तुम दो हम दे रहे हैं, 2 मई। तो जैव विविधता मनाया, देखिए आप फिर से इसको स्टार्ट करते हैं। किसी भी जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें उसका जो संतुलन की कैसे इकाई माप कर सकते हैं? तो जो मापन की इकाई होती है वहां में पाई जाने वाली प्रजातियों से की जाती है। कुल जैव विविधता स्थल कितने हैं पूरे भारत में? तो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा होते हैं 34, क्योंकि देखिए 4 का रेशियो क्या बनता है? 4:3 से इसको उल्टा कर दो, क्योंकि जैव विविधता से लोग इतना प्यार ही नहीं करते, क्योंकि इसलिए प्यार करते तो अभी तक इतनी बुरी कंडीशन नहीं होती, इसलिए इसको प्यार नहीं करते। तो क्या हो गया? इसका उल्टा हो गया है रेशियो, तो 3:4 हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाए जाते हैं? तो थोड़े से दो तुम्हारे दो करके 2 मई जैव विविधता दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गांगे डॉल्फिन, मतलब गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब से मनाया जा रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2010 से मनाया जा रहा है। हर वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। कौन सा जीव है जो कि भ्रामक अवधारणाओं के कारण ग्रामीणों के द्वारा मारा जा रहा है? मतलब ऐसा कौन सा जीव है जो कि कुछ अवधारणाओं के कारण या कुछ धारणाएं परंपराओं के कारण कुरीतियों के कारण मारा जा रहा है? तो उसका नाम है गोयरा। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में इसको स्थापित किया गया था। इसका 2 और इसका रियो डी जेनेरियो। भारत वर्ष में 17 वृहद जैव विविधता वाले देश हैं। तो भारत में कितनी जैव विविधताएं पाई जाती हैं? तो 17 पाई जाती हैं भारत में, जैव विविधता वाला देश है। और पूरे दुनिया में कितनी पाई जाती हैं? तो 34 जैव विविधता केंद्र, मतलब बायोस्फीयर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मिले हैं। ऐसे क्षेत्र जहां पर बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? जहां पर बहुत सारी जैव विविधता पाई जाती है उसको कहा जाता है हॉटस्पॉट। किस वर्ष में विश्व प्राकृतिक संरक्षण संगठन का स्थापन किया गया? जितने प्राकृतिक संरक्षण है, जैसे कि भारत है प्राकृतिक है, उसकी स्थापना ही प्राकृतिक रूप से हुई है, बहुत पुरानी है, प्राचीन सभ्यताओं से लिया गया है भारत। तो उसकी संगठन को संरक्षण देने के लिए भारत कब आजाद किया गया था? 1947 को इसको आजाद किया था। इसके एक साल बाद विश्व प्राकृतिक संरक्षण संगठन की स्थापना कर दी गई 1948 को। विश्व प्राकृतिक संगठन संघ की स्थापना कब कर दी गई? 1948 को। वह क्षेत्र जो जैव विविधता से संपन्न होता है, तो जैव विविधता से सबसे ज्यादा संपन्न होता है भूमध्य का जो रीजन है, मतलब पूरी पृथ्वी है, इसकी भूमध्य रेखा मतलब जो विषुवत रेखा है, इसके आजू बाजू का जो रीजन है इसमें जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा रहती हैं। तो सूर्य की किरणें रहेंगी तो उमस होगी, तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी बढ़ने का ज्यादा मौका मिल जाता है। केरल राज्य किस जैव विविधता स्थल का क्षेत्र है? तो जो केरल है वो पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। तो जैव विविधता केंद्र कौन सा है अपना? पश्चिमी घाट। मध्य प्रदेश, मतलब पूरे भारत में कितने जैव विविधता केंद्र हैं? तो 17 हैं। पूरे विश्व में कितने हैं? तो 34 हैं। रक्त कैंसर के उपचार के लिए उपयोगी पादप पदार्थ कौन सा है? तो जो सदाबहार पादप होते हैं वो जो रक्त कैंसर होता है उसके लिए उपयोगी माने गए हैं। तो भारत सरकार ने 2010 में किस अधिकरण का गठन किया था? तो एनजीटी की स्थापना हुई थी 2010 में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया गया है? तो 2010 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी संयुक्त राज्य के द्वारा, और इसको 22 मई को मनाया जाता है। एनबीए का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए का फुल फॉर्म है। सीबीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो
कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी इसका नाम है, मतलब जैव विविधता संधि, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी CBD, और नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA। साइट्स का पूरा नाम क्या है? तो साइट्स का नाम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड जो स्पीसीज हैं उनके लिए एक कन्वेंशन किया गया है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, है ना, उनका व्यापार, मतलब उनकी जो व्यापार की संधि स्थापित की गई है। स्थानबद्ध जातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संधि को क्या कहा जाता है? साइट्स कहा जाता है। रेड डेटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो रेड डेटा बुक है, उसका जो प्रकाशन है वो विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN के द्वारा किया जाता है, और IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो केन्या नैरोबी में है। ये क्या जारी करता है? तो रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। किस पक्षी को यौनवर्धक माने जाने के कारण अधिक शिकार किया जा रहा है? तो जो गौणावर्ण पक्षी है उसको यौनवर्धक दवाइयों के बनाने के लिए उसका शिकार किया जा रहा है। IUCN का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका नाम है। IUCN के द्वारा ही रेड डेटा बुक जारी की जाती है, और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ, इसकी स्थापना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे किया बनाया गया है? नैरोबी केन्या में बनाया गया है। विश्व पर्यावरण विज्ञान संगठन की स्थापना की गई थी। तो विश्व पर्यावरण विज्ञान संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 को की गई थी, क्योंकि मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना की गई थी 1950 को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब गया था? तो 1973 में मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी थी? तो हर परिस्थिति को के लिए अलग अलग टेंस होते हैं, तो टेंस ट्रांसले। तो पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना किसने की थी? तो ट्रांसले जी द्वारा दी गई थी। पारिस्थितिकी नशे या आला की संकल्पना किसने दी थी? तो जो पारिस्थितिकी नशे हैं उसकी संकल्पना दी थी जोसेफ ग्रीनल ने। क्योंकि देखो परिस्थिति में हर अलग अलग टेंस होते हैं, तो ट्रांसले ने पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना दी थी, लेकिन उसका नक्शा अलग अलग होता है, जैसे ग्रीन, येलो, ब्लू, तो उसका अलग अलग शेप भी होता है। तो नशे को किसने बनाया था? पारिस्थितिकी नशे या आला को तो जोसेफ ने बनाया था, जोसेफ ग्रीनल ने। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है तो 1986 में इसको लागू किया था, 1986 में इसको लागू किया गया था पर्यावरण संरक्षण के लिए। ग्रीन विकास मतलब ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? तो इसमें होते हैं बहुत सारे डम्ब, तो इसलिए बनाया है डॉक्टर एडम्स। ग्रीन विकास मतलब ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? ज़्यादा ग्रीन डेवलप करना है तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करना है तो एडम्स। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस चक्र में होती है? तो जो सूर्य होता है इसकी सूर्य विकिरण की जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है वो है जल चक्र में, क्योंकि सूर्य की किरणें बिल्कुल ताप के साथ आता है विकिरण और जल पे पड़ता है। जल क्या होता है? धीरे धीरे भाप बन के उड़ता है और ये एनवायरनमेंट में चला जाता है, फिर बादल बनते हैं, उससे पानी बनता है, फिर पानी से बारिश होती है। तो ये जल चक्र के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो सौर विकिरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान मतलब पर्यावरण की इंजीनियरिंग करनी है तो कहाँ पर करेंगे? नागपुर से करेंगे, क्योंकि देखो अपन जो एनवायरनमेंट में वायु होती है वो कहाँ से लेते हैं? नाक से लेते हैं। एनवायरनमेंट की जो वायु होती है तो पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नाक से करेंगे। नागपुर महाराष्ट्र में इसको बनाया गया है। नीरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। इस सिप्री में इसकी स्थापना की गई थी। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब मनाया गया था? तो पहला शिखर सम्मेलन मनाया गया था 1992 को और ये मनाया गया था रियो डी जेनेरियो में। इसका टू और रियो का रा। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन पहला 1992 में मनाया गया था रियो डी जेनेरियो में। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो नाइट्रोजन वायुमंडल होकर दिए ठंडा, इसलिए होती है 78%। सबसे ज्यादा होती है नाइट्रोजन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है? तो UNEP का मुख्यालय है नैरोबी केन्या में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ग्रीन पीस बिल्कुल एकदम डेवलप करनी है ना, ग्रीन पीस जो ग्रीन डेवलपमेंट है उसको कैसे करेंगे? डेवलप करेंगे। तो
एम्स्टर्डम नीदरलैंड में बनाया गया है। और जो देखिए ग्रीन विकास, ग्रीन डेवलपमेंट जो बुक के लेखक हैं वो कौन है? एडम्स हैं। तो एडम स्मिथ, ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना भी कहाँ पे की गई है? तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में की गई है। पर्यावरण के प्रति मित्रपूर्ण उत्पादों के लिए कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता है? तो जितने भी जैसे पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं जितने भी प्रोडक्ट, उन पर एको मार्क लगाया जाता है, इको मार्क लगाया जाता है। भारत के किस राज्य में ग्रीन हाउस इफेक्ट के माध्यम से कृषि की जाती है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के माध्यम से सबसे ज्यादा जो कृषि की जाती है वो की जाती है पंजाब में। इको मार्क प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया जाता है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा इको मार्क दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जो पर्यावरण के लिए अनुकूल उत्पाद होते हैं उनके लिए। कौन देता है? ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड। समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से कौन सी आपदा उत्पन्न होती है? तो जो समुद्र होता है उसके अंदर यदि भूकंप आएंगे तो पूरा पानी का स्तर ऊपर नीचे होगा तो इससे आती है सुनामी। एक मनुष्य के जीवन को पूर्णतः धारणीय करने हेतु पर्याप्त न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पारिस्थितिकी पदछाप। मतलब एक जो व्यक्ति होता है वो अपने पूरे जीवन काल में कितनी पृथ्वी की जरूरत होती है, कम से कम कितनी पृथ्वी की जरूरत होती है, तो उसको कहा जाता है पारिस्थितिकी पदचाप, पद छाया। किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक भाग में फैला हुआ है? तो सबसे ज्यादा पूरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा क्या है? पानी, समुद्र है। तो पारिस्थितिकी तंत्र भी सबसे ज्यादा कौन सा होगा? तो समुद्र ही होगा, सबसे ज्यादा प्रतिशत भी उसी का है। पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला में उच्चतम पोषण स्तर किससे प्राप्त होता है? तो जो सबसे ज्यादा पोषण ग्रहण करता है, मतलब शाकाहारी भी खा सकता है, मांसाहारी भी खा सकता है, उसको क्या कहा जाता है? सर्वाहारी कहा जाता है। वो दोनों से ले सकता है, तो वो सबसे उच्च पर बैठा हुआ है, तो उसको क्या कहा जाता है? उच्चतम पोषक स्तर कहा जाता है। समुद्री वातावरण के मुख्य प्राकृतिक उत्पाद कौन से होते हैं? जितने भी समुद्री वातावरण होता है, जैसे कि एनवायरमेंट है, उसमें पहले उत्पाद अलग होते हैं, मतलब पेड़ पौधे होते हैं उत्पादक, ऐसे समुद्र के अंदर भी होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? फ्लाइटोप्लैंक्टन्स कहा जाता है। फ्लाइटोप्लैंक्टन्स कहा जाता है क्योंकि वो समुद्र में फ्लाई करते रहते हैं, ऐसे प्लांट हैं, तो फ्लाई को प्लांटन्स उनको कहा जाता है। समुद्री वातावरण में जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं उनको फ्लाइटोप्लैंक्टन्स कहा जाता है। पर्यावरण शत्रु एवं पर्यावरण आतंकवादी पौधा किसे कहा जाता है? तो मतलब पर्यावरण का शत्रु और पर्यावरण का आतंकवादी कौन है? तो वो यूकेलिप्टस है, क्योंकि यूकेलिप्टस क्या करता है? जहां पर लगा होता है तो अपनी जमीन के आजू बाजू के पेड़ों का जो उनका इकट्ठा किया हुआ पानी होता है वो भी छीन लेता है। तो यूकेलिप्टस को क्या कहा जाता है? पर्यावरण शत्रु या फिर पर्यावरण का आतंकवादी। दो भिन्न समुदाय के बीच का सांकृतिक क्षेत्र क्या कहलाता है? तो संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। दो समुदाय के, मतलब एक समुदाय ये है और एक समुदाय ये है, और इस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इकोटोन कहा जाता है। जो कि दो अलग अलग समुदाय के बीच से इफेक्टेड एरिया होता है उसको क्या कहा जाता है? इकोटोन। इनका भी ईगो आता है सामने, इनका भी ईगो आता है, दोनों को क्या कहा जाता है? इकोटोन कहा जाता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो सबसे ज्यादा स्थायी, सबसे ज्यादा कौन सा है? तो महासागरों का सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र होता है। और पारिस्थितिक मापन की इकाई क्या होती है? तो प्रजाति होती है। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों का चक्रण किस नाम से जाना जाता है? जो पारिस्थितिक में तत्व होते हैं उनका चक्रण होता है जैव भू रासायनिक चक्र के द्वारा। जैव भू रासायनिक तत्व के द्वारा इसका चक्रण होता है। जितने भी तत्व होते हैं जैव में आते हैं, भूमि में आते हैं, फिर रसायन चेंज होता है, तो फिर क्या कहा जाता है? जैव भू रासायनिक चक्रण। वह किस आंदोलन का नारा था कि पारिस्थितिकी स्थायी मित्र व्याप्ता है? तो ये पारिस्थितिकी स्थायी मित्र व्ययता है, यह चिपको आंदोलन का नारा था। भारतीय संसद ने जैव विविधता अधिनियम का पारित किया था। तो जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था 2002 में 22 दिसंबर में। अलग अलग दिशाओं से आया था, राज्यसभा और लोक दिशा में दोनों अलग अलग दिशाओं से आया था। तो 11 दिसंबर और 2002 से मनाया जा रहा है। जैव विविधता अधिनियम का पारित किया गया था 2002 से। गिद्धों की संख्या में आई कमी का कारण कौन सा रसायन माना जाता है? तो गिद्धों की जो संख्या कम हुई है उसका सबसे बड़ा रीजन माना जाता है डाइक्लोफेनिक सोडियम को, क्योंकि ये जानवरों में लगा दिया जाता था, क्योंकि जानवर को इंसान ना खाएं, गाय वगैरह में। लेकिन जब गाय मर जाती है तो उसको खुले में छोड़ दिया जाता है, तो उसको कौन खाता है? गिद्ध, कौए वगैरह खाते हैं, जो मांसाहारी जानवर होते हैं, मतलब पशु होते हैं, तो वो उनको खा लेते थे। तो उनकी जो संख्या में कमी आई है उसका रीजन क्या है? तो डाइक्लोफेनिक सोडियम। बेचारे सब डाई हो गए गिद्ध। इंडियन फ्लाइंग
फॉक्स किस जीव की प्रजाति है, मतलब जो इंडिया में पाया जाने वाला फ्लाई करने वाला फॉक्स है वो किस प्रजाति का जीव है, तो वो है चमगादड़ की एक प्रजाति है। भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट कौन से हैं, तो भारत में जो हॉट स्पॉट हैं जैव विविधता के वो है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, मन्नार की खाड़ी भी आती है। जैव विविधता के संदर्भ में हॉटस्पॉट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो नॉर्मन मायसर ने किया था। नॉर्मन मार्सन ने किसका किया था, नाम किसने दिया था, हॉटस्पॉट का दिया था। जहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, हॉटस्पॉट कहा जाता है। सबसे पहले किसने कहा था भैया, हमारे सर ने, मायसर ने, तो नॉर्मन मायसर ने कहा था। और हॉटस्पॉट जो होते हैं वो भारत में कौन से हैं, तो भारत में है पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय। किसी प्रजाति को अपने प्राकृतिक आवास में कितने वर्षों तक ना देखे जाने पर उसको लुप्त मान लिया जाता है, तो यदि कोई भी प्रजाति है यदि अपने आवासीय क्षेत्र में 50 वर्षों तक दिखाई नहीं दी है तो उसको क्या मान लिया जाता है, विलुप्त मान लिया जाता है। जैसे भारत का जो कोई व्यक्ति है वो किसी और देश में जाता है और 7 साल तक वापस नहीं आता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसको भी अपने भारत की नागरिकता छीन ली जाती है कि भैया तुम गए नहीं पता कहाँ होगे। तो वैसे ही कोई भी प्रजाति अपने आवासीय क्षेत्र से 50 वर्षों तक नहीं दिखाई देती तो उसको विलुप्त मान लिया जाता है। विलुप्त हुई प्रजातियों को किस बुक में सूचित किया जाता है, तो जो विलुप्त हुई प्रजातियां हैं उनको रेड डेटा बुक में प्रकाशित किया जाता है। और रेड डेटा बुक कौन निकाला है, तो IUCN निकालता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा जैव विविधता है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, क्योंकि जो पृथ्वी है पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, कौन सी, अपनी 0 डिग्री विषुवत रेखा। इसके पास सूर्य सबसे ज्यादा रहता है, जैसे मतलब यहाँ से कर्क रेखा है, यहाँ पे मकर रेखा है, तो सूर्य जब यहाँ पे जाएगा तो कुछ किरणें यहाँ पे ही पड़ेंगी, जब वो यहाँ जाएगा तब भी किरणें पड़ेंगी, बीच में आएगा तो यहाँ पे पड़ेंगी। तो ये वाला जो रीजन होता है यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। विश्व नम भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो नम भूमि है तो लोग क्या हो जाएंगे, फरार हो जाएंगे, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है नम भूमि दिवस। क्योंकि सब लोग कहाँ, आप जब गार्डन जाते हैं तो यदि वहाँ पे पानी डला होता है या फिर उस टाइम उनकी जो सिंचाई वगैरह की गई होती है तो अपन नहीं बैठते ना, चले जाते हैं, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व नम भूमि दिवस। नम भूमि के संरक्षण से संबंधित सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो इसको कहा जाता है रामसर सम्मेलन, जो कि ईरान में आयोजित किया गया था। नम भूमि के संरक्षण के लिए जो सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया था, तो ईरान के रामसर में किया गया था, उसको रामसर सम्मेलन कहा जाता है। और नम भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। ग्रीन हाउस गैसों के संकल्पना किसने दी थी, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनकी संकल्पना दी थी जोसेफ फोरियर ने। जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी। वैश्विक तापमान में संबंधित संधि कौन सी है, तो वैश्विक तापमान से संबंधित संधि है क्योटो प्रोटोकॉल। अपना प्रोटोकॉल टूटता जा रहा है ताप और बढ़ता जा रहा है, तो क्योटो प्रोटोकॉल, क्योंकि कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा है। तो ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित या फिर ताप से संबंधित जो संधि है उसको क्या कहा जाता है, क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनकी संकल्पना किसने दी थी, तो फोरियर ने दी थी। फोरियर पहले तो जोसेफ फोरियर ने दी थी। कार्बन डेटिंग की विचारधारा किस संधि के बाद सामने आई थी, तो जो कार्बन क्रेडिट है उसकी संकल्पना क्योटो प्रोटोकॉल के बाद आई थी। क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है वायुमंडल में, तो कार्बन क्रेडिट की विचारधारा क्योटो प्रोटोकॉल से आई थी। पृथ्वी के औसत ताप में पिछली शताब्दी में कितनी वृद्धि हुई है, तो 0.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पृथ्वी की देखी गई है। जुगाली करते समय पशुओं के मुंह से कौन सी गैस निकलती है, जो पशु जब जुगाली करते हैं मतलब वो जो खाना खा लेते हैं उसको पचाने के लिए वो अपना मुंह ऐसे 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 चलाते रहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, जुगाली। जब वो ऐसे जुगाली करते हैं तो उनके मुंह से निकलती है मीथेन गैस। मीथेन गैस धान के खेतों से भी निकलती है, और जो बायोगैस की होती है उससे भी मीथेन गैस ही निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन टैक्स लगाने वाला देश विश्व का पहला कौन सा हो गया है, तो ये थोड़ी सी नई अवधारणा है, क्योंकि कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कही थी, क्योटो प्रोटोकॉल से आई थी। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो पृथ्वी के तापमान से संबंधित है, और कार्बन पर टैक्स भी लगने लगा है, तो कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश बन गया है न्यूजीलैंड।
ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल में कहाँ पाई जाती है? तो जो ओजोन परत है वो वायुमंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में, जिसको क्या कहा जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। जो सूर्य होता है उससे निकलती हैं परावैंगनिक किरणें, वो यदि पृथ्वी पर आ जाएंगी तो बहुत सारी बीमारियां होने लगेंगी, पेड़ पौधे भी मर जाएंगे बहुत सारे, और त्वचा का कैंसर वगैरह हो जाएगा। तो इसलिए भगवान ने एक प्रोटेक्टिव लेयर दी है पूरे वायुमंडल के लिए, तो उसको कहा जाता है ओजोन परत, क्योंकि वो प्रकाश में जो सूर्य के प्रकाश से आने वाली परावैंगनिक किरणें हैं उनको अवशोषित कर लेती है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में उपस्थित है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह में कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? तो जो ओजोन परत है पृथ्वी से कितनी दूर पर है? तो 20 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत के क्षरण के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो सबसे ज्यादा क्षरण किस गैस के कारण ओजोन परत का हो रहा है? तो वो होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये किससे निकलती है? AC, रेफ्रिजरेटर वगैरह से ये गैस निकलती है। भारत के किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं हमारे मध्य प्रदेश में। भारत में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत वाला कौन सा है? तो जहां पर भैया मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है वहीं पर प्रतिशत लेकर मजे कर रहा है मिजोरम। भारत में मैंग्रोव का सबसे बड़ा क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो मैंग्रोव जो वनस्पति है वो कहाँ पे पाई जाती है? समुद्र के तट में पाई जाती है। सबसे ज्यादा समुद्री एरिया देखा जाए या फिर जहाँ पे समुद्र और पानी, समुद्री पानी और जो पृथ्वी जहाँ बहुत ज्यादा होती है एरिया में, वहां पर मैंग्रोव वन बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। तो सबसे बड़ा डेल्टा किसका है? तो सुंदरबन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है पूरी दुनिया का, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी बनाती है। तो इन्हीं के आसपास पाए जाते हैं क्या? सबसे ज्यादा मैंग्रोव। तो भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव कहाँ पाए जाएंगे? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। वह अपना वन अपना धन योजना किस राज्य ने स्टार्ट की है? तो भैया हमारा धन है, हमारा वन है, हमारे वन होंगे तो हमारे पास धन भी होगा, तो ये स्टार्ट की है हिमाचल प्रदेश ने। लोसर त्योहार वगैरह भी हिमाचल में ही मनाए जाते हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 9 सितंबर 1972 को ये लागू किया गया था। तो भारत में कब हुआ था वन्य जीव संरक्षण दिवस? अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1972 में बनाया गया था, 9 सितंबर 1972। और पर्यावरण संरक्षण जो है वो कब मनाया गया था? तो वो मनाया गया था 1986 में, 1986 में इसको मनाया गया था पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण 1972। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थापित की गई है? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थापित की गई है देहरादून, उत्तराखंड में। वन्यजीव संस्थान स्थापित की गई है देहरादून खंड, उत्तराखंड में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक क्या है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक है जायंट पांडा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक क्या है? जायंट पांडा। विश्व का सबसे ज्यादा वनाच्छादित प्रतिशत वाला देश कौन सा है? तो मतलब सबसे ज्यादा वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं सूरीनाम में। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव मनाया जाता है 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। वन में जितने भी जीव हैं वो धीरे धीरे करके मर रहे हैं, पर्यावरण भी उनको मार रही है, इंसान ही मार रहे हैं और जानवर भी एक दूसरे को मार रहे हैं। तो तीनों प्रकार से मर रहे हैं, जीव भी मार रहा है, मनुष्य मार रहा है और प्रकृति भी मार रही है। तो 3 मार्च वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। भारत में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर। 2 को मनाया जाता है अहिंसा दिवस, मत मारो भैया अहिंसा, महात्मा गांधी जी का जन्म जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। तो इसकी से स्टार्ट होता है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है वन्य जीव सप्ताह दिवस। वन एवं वन्य जीवों की संरक्षण के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो हम वन को बचा रहे हैं और वन्य जीवों को बचा रहे हैं, जो कि हमारे जीवन में क्या कर देगा? अमृत घोल देगा। तो अमृत देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है वन और वन्य जीव सुरक्षा के लिए पुरस्कार। भारत सरकार ने बाघ परियोजना कब स्टार्ट की गई थी? 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, उसके 1 साल बाद ही बाघ परियोजना लागू कर दी गई। 1 अप्रैल 1973 से इसको लागू कर दिया गया। प्रोजेक्ट टाइगर इसी के अंतर्गत आता है, बाघ परियोजना इसको कहा जाता है। बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस परियोजना के तहत की गई है? तो बाघ परियोजना मतलब प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो बेतला नेशनल पार्क है उसकी स्थापना की गई थी। बेतला कहाँ पर है? झारखंड में स्थित है। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी फरवरी 1992 को। 92 में
क्या मनाया गया था? तो 1992 में मनाया गया था, रियो डी जेनेरो में पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। और यहीं पर कुछ नहीं, मतलब परियोजना भी उसी साल स्टार्ट की गई थी। भारत में एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो भारत में एक सींग वाला गैंडा असम और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। भारत में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक स्थान कौन सा है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में सबसे ज्यादा जो साइबेरियन सारस होते हैं, क्रेन, वो आते हैं। बाघों के लिए संरक्षित क्षेत्र सरिस्का किस राज्य में स्थित है? तो बाघों के लिए जो संरक्षित एरिया है सरिस्का, वो है राजस्थान में। राजस्थान में और कौन सा है? तो केवलादेव है, सरिस्का है। भारत का पहला तितली उद्यान कहाँ पर है? तो तितली उड़ती हैं, यहाँ उड़ती हैं, वहाँ उड़ती हैं, हर एक पेड़ पर बनाती हैं अपना घर। तो यहाँ घूमती हैं बन्ना, वहाँ घूमती हैं बन्ना। तो बन्नेर खट्टा जैविक उद्यान जो कि कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। बाघ बिना तितली के अच्छे नहीं लगते ना, तो बेंगलुरु बन्नेर खट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। नीलगिरी की मेघ बकरियां कहाँ पाई जाती हैं? जो नीलगिरी कहाँ पे पाया जाता है? तो नीलगिरी पाया जाता है तमिलनाडु में। तो वहां पे एर्नाकुलम जो राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, वो वहां पे पाई जाती हैं कौन सी? मेघ बकरियां। नीली नीली होती है, मेघों के जैसी होती है, नीली नीली। तो मेघ बकरियां पाई जाती हैं नीलगिरी में। संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पहला और सबसे बड़ा येलोस्टोन नेशनल पार्क है। और यहाँ पे सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी है अमेरिका का, येलो स्टोन नेशनल पार्क। मानव निर्मित प्राकृतिक प्रदूषण को क्या कहा जाता है? तो जो मानव निर्मित जो पर्यावरणीय प्रदूषण होता है उसको कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक मान क्या करता है? यहाँ थ्रो करेगा, यहाँ थ्रो करेगा, तो इससे पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। तो एंथ्रोपोजेनिक मतलब पॉइजनिक हो जाता है ना, पॉइजनस हो जाता है, तो पॉइजनिक। एंथ्रोपोजेनिक किसको कहा जाता है? तो मानव निर्मित पर्यावरणीय प्रदूषण को। पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि ईंधनों के दोहन से मुख्यतः किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो जब हम पेट्रोल, डीजल, कोयले वगैरह को जलाते हैं तो काला काला धुआं निकलता है जो कि एनवायरनमेंट को प्रदूषित करता है। तो वायु प्रदूषण इससे होता है। अधूरे प्रज्वलन मतलब कोई भी जब आधा जला हुआ सामान होता है उससे क्या होता है? उसके द्वारा मोटर, कार और सिगरेट से निकलने वाली जो गैसें होती हैं वो कौन सी होती हैं? तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती हैं। कौन सी गैस मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है? और वो है अपनी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि देखिए CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होती है? O2 होती है। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO होती है, ये अपने रक्त से बहुत जल्दी क्रिया कर लेती है और ये क्या बनाती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती हैं। सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण किस उद्योग के मलबे से होता है? तो चमड़ा उद्योग होता है, उससे सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है। जल प्रदूषण से मृदा प्रदूषण भी होता है। तो सबसे ज्यादा प्रदूषण करता है कौन सा? चमड़ा उद्योग। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा होती है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के मिश्रण से। नाइट्रस के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड जो होते हैं उससे होती है अम्लीय वर्षा। जैव विविधता को विकसित करने में कितना समय लगता है? तो जैव विविधता को विकसित करने में 1-2 दिन नहीं लगते, करोड़ों सालों लग जाते हैं, लाखों वर्ष इसमें लग जाते हैं और इसको खत्म करने में बहुत कम टाइम लगता है। इसलिए तो इंसान जल्दी खत्म कर देता है लेकिन बना नहीं पाता। जैव विविधता का अध्ययन के अंतर्गत समूह बनाने के क्रम में क्या सुनिश्चित किया जाता है कि वह विशिष्ट लक्षणों को जीवधारियों में मौलिक अंतर उत्पन्न हो? तो विशिष्ट लक्षणों वाले जीवधारियों में मौलिक अंतर उत्पन्न करते हैं। ये जैव विविधता का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें किस क्रम को रखा जाता है? तो जो विशिष्ट लक्षण होते हैं जीवधारियों के, जो मौलिक अंतर उत्पन्न करते हैं, उनको पहले रखा जाता है। समुद्र में रहने वाले 5 जीवों के नाम बताइए। तो समुद्र में रहने वाले 5 जीवों के नाम है प्रवाल, व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क। व्हेल रहती है पानी में, प्रवाल बित्ती रहती हैं, ऑक्टोपस रहता है, स्टारफिश रहती है और शार्क रहती हैं। किसी जीव के लक्षण से क्या तात्पर्य है? तो कोई भी जीव होता है उसके लक्षण से तात्पर्य है उस जीव की विशिष्ट रूप और विशिष्ट कार्य, उसके लक्षण हैं। पौधों का शरीर किस आधार पर विभक्त होता है? जो पौधे होते हैं उनका जो शरीर होता है वो भोजन बनाने की क्षमता के आधार पर विभक्त होता है।
जंतुओं का शरीर किस आधार पर विभक्त होता है? तो भोजन ग्रहण करने के आधार पर मनुष्य का शरीर बटा होता है, और पौधों का शरीर बटा होता है भोजन बनाने की क्षमता के आधार पर। किस आधार पर पौधे और जंतुओं को विभिन्न आधारों पर रखा गया है? भोजन बनाने में और भोजन ग्रहण करने के आधार पर। शरीर में होने वाले परिवर्तन किस आधार पर होते हैं? तो जितने भी शरीर में परिवर्तन होते हैं वो शरीर की बनावट पर निर्भर करते हैं। जीवों का वर्गीकरण किस बात से संबंधित है? तो जीवों का जो वर्गीकरण है वो है जैव विकासवाद से संबंधित। जीवों का वर्गीकरण जैव विकासवाद से संबंधित है। जैव विकासवाद की अवधारणा किसने दी थी? तो जैवों का विकास है वो दिया था, हर कोई उससे डर जाता है जीवों के विकास से, तो जैव विकासवाद की अवधारणा दी थी डार्विन द्वारा। डार्विन की जैव विकास की अवधारणा कब प्रकाशित की गई थी? तो जो डार्विन है उनने अपने जैव विकास की अवधारणा दी थी 1859 में। 1857 की लड़ाई भारत में हुई थी, इससे लोग डर गए थे, तो जीवों का विकास कैसे हो रहा है, तो इसलिए और ज़्यादा डर गए, तो डार्विन ने डरते हुए दी थी 1959 में, 1859 में। डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक से किन और कब 3 वैज्ञानिकों ने सारे जीवों को किंगडम नाम वर्गों में विभाजित किया था? जो हैं भैया अर्नेस्ट हैकल, हकलाते हुए, रॉबर्ट विटेकर, इनने भैया हैट्रिक लगाई थी, और कार्ल बोस। देखिए पहले आए कौन डरते डरते? 1889 में डार्विन। इनने बोला कि जीवों का भैया बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, तो इस पे अध्ययन किया डार्विन ने। क्या लिखा? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, कैसे इसका ओरिजिन हुआ है स्पीसीज का। इस पे 3 वैज्ञानिक आए, एक ने भैया थोड़ा सा हकलाते हकलाते बोला कि भैया हम भी कुछ इसमें रिसर्च करने वाले हैं, तो बोला अच्छा करो करो, तो उनके बॉस ने बोला ओके करो, तो विटेकर एक टेक लो और करो, तो हैकल, विटेकर और बोस ने इन पर रिसर्च की है। ऑर्नेस्ट हैकल ने 1894 में की है, रॉबर्ट विटेकर ने 1959 में की है, और कार्ल बोस ने की है 1977 में। विटेकर के वर्गीकरण को 5 किंगडम कौन कौन से हैं? तो विटेकर, इनने हैट्रिक लगाई थी ना, एक टेक लेकर पूरा कम कर दिया था, तो इनने बोला था मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया 5 वर्गों में इसको विभाजित किया था, जितने भी जीव थे। जीव किंगडम को कितने उसमें बांटा था इनने? तो जीव किंगडम को इनने बांटा था 5 प्रकार में। पहला मोनेरा, मोना करेगी प्रोटेस्ट फंगस के लिए और प्लांट के लिए, फंजी, प्लांटी और एनिमेलिया के लिए, मतलब फाइल बनाएगी प्लांट की और एनिमेलिया की। तो कौन कर रहा है प्रोटेस्ट? तो मोना कर रही है प्रोटेस्ट, फाइल बना के देगी एनिमेलिया की और प्लांट की। तो ये किसने कहा था? विटेकर ने कहा था। 5 इसमें बांटा है, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। जीवों को किन उप समूह में बांटा जाता है? तो जीवों को बांटा जाता है जगत में, जंतु संघ में, वर्ग में, गण में, कुल में, वंश में और जाति में। 7 भागों में इनको बांटा जाता है। जगत में, जंतु संघ में, वर्ग होता है उनका, फिर उनका एक गण होता है, उनके कुछ कुल होते हैं, वो कुछ अलग अलग वंश से आते हैं, और उनकी जाति अलग होती है। वर्गीकरण के आधारभूत इकाई तक किस प्रकार पहुंचते हैं? वर्गीकरण के पदानुक्रम क्रम में जीवों को विभिन्न लक्षणों के आधार पर छोटे से छोटे समूह में बांटते हुए आधारभूत इकाई तक पहुंचते हैं। जो छोटे छोटे इकाई होते हैं, छोटे छोटे समूह में बांटते जाते हैं और आधारभूत इकाई तक उसमें पहुंचते जाते हैं। मोनेरा वर्ग के जीव पोषण के आधार पर कैसे हो सकते हैं? तो जो मोनेरा वर्ग होता है वो पोषण के आधार पर, मतलब कैसे पोषण करता है, तो स्वपोषी भी हो सकते हैं और विषमपोषी भी हो सकते हैं। मोनेरा वर्ग के 3 उदाहरण बताइए। तो जीवाणु, नील हरे शैवाल और जो माइकोप्लाज्मा होता है वो सीधे मोनेरा के उसमें आते हैं। प्रोटेस्टा वर्ग के 3 उदाहरण बताइए। तो एक कोशिकीय सेल, प्रोटोजोआ और डाई एटम्स जो होते हैं वो होते हैं प्रोटेस्टा में। देखो सबसे छोटी इकाई कौन सी है? मोनेरा है, क्योंकि यह स्वपोषी है और विषमपोषी है, नीले हरे शैवाल, जीवाणु और माइक्रोप्लाज्मा। लेकिन इससे भैया अब क्या बन गया? प्रोटेस्टा, जो कि एक कोश के शैवाल थे, प्रोटोजोआ थे और डाई एटम्स इसके अंतर्गत आते हैं। प्रोटोजोआ मतलब प्रोटेस्टा वर्ग में गमन करने के लिए कौन सी संरचना पाई जाती है? तो जो पहला मोनेरा था वो कहीं गमन नहीं कर पा रहा था, लेकिन प्रोटेस्टा भैया यहाँ से प्रोटेस्ट करेंगे वहां जाएंगे, तो इनके लिए गमन करने के लिए होता है सीलिया या फिर फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला इसके अंतर्गत इनमें होते हैं।
फंजाई पोषण के लिए किस पर निर्भर होते हैं? जो फंगस होती है वो किस पर लगती है? सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर लग जाती है। अपनी ब्रेड रख दो 10 दिन में, उसमें ब्रेड में फंगस लग जाएगी। तो फंजाई किस पर होते हैं? सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उन पर अपना पोषण निर्भर करते हैं। फंजाई को मृतजीवी क्यों कहा जाता है? अब ये इन पे मृतजीवी मतलब मरे हुए पदार्थ से जीवन ग्रहण करना, वो क्या कहलाता है? फंगस कहलाता है। इसलिए क्या कहा जाता है? मृतजीवी कहा जाता है। ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इनको मृतजीवी कहा जाता है। फंगस 2 प्रकार की होती है भैया, ईस्ट और मशरूम। मशरूम एक मतलब थोड़े से पौधे लगा के बन जाएंगे तो ये हो गया मशरूम, और जो ऐसे नॉर्मल उड़ जाएगी उसको क्या कहा जाता है? ईस्ट कहा जाता है। सहजीवी किसे कहा जाता है? मतलब ऑप्शन से समझ में आ रहा है, शाह और जीवी मतलब साथ में जीवन यापन करते हैं, उनको कहा जाता है सहजीवी। जैसे जो कवक है उसकी कुछ जातियां हैं, जैसे नीले हरे शैवाल के साथ यथार्थ अंधा संबंध बनाती हैं, उन्हें सहजीवी कहा जाता है। मतलब साथ में जीवन व्यतीत करने वालों को क्या कहा जाता है? सहजीवी कहा जाता है। इसमें कुछ कवक होते हैं जो कि शैवाल के साथ अपने जीवन यापन करते हैं। लाइकेन क्या है? तो ये जो पेड़ होते हैं, पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बे बन जाते हैं, उसके रूप में दिखाई देने वाले जो कवक होते हैं और नीले हरे शैवाल होते हैं, उनके सहजीवी को क्या कहा जाता है? लाइकेन कहा जाता है। मतलब सहजीवी भी मैंने बताया था, एक साथ जीवन यापन करने वाले 2 अलग अलग लोग, तो ये क्या होते हैं? सहजीवी होते हैं, अपने साथ जीवन यापन करते हैं। तो एक साइड हो गया कवक और एक साइड से आ गए लाइकेन, दोनों एक जगह रह रहे हैं। उन एक साइड से आ गए कवक और दूसरी तरफ से आ गए नीले हरे शैवाल, तो उनसे जो प्रजाति बनती है उसको क्या कहा जाता है? लाइकेन कहा जाता है। फंजाई कैसे जीव होते हैं? तो फंजाई में आप ये बड़ापन विषम जीवी होते हैं, यूकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं। तो ये कौन से हैं? यूकैरियोटिक। एनीमिया वर्ग में कौन से जीव आते हैं? तो जो एनीमिया वर्ग होता है इसमें वो सभी जीव आते हैं जो कि बहुकोशीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं, और इनमें जो कोशिका भित्ति है वो नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति पाई जाती है प्लांट में, लेकिन जीवों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो वो कौन से होते हैं? एनीमिया वर्ग के होते हैं, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। पौधों में वर्गीकरण के क्या प्रमुख आधार होते हैं? जो पौधे होते हैं उनका वर्गीकरण का आधार इस प्रकार दिया गया है। जो पादप शरीर होता है उनके प्रमुख घटक पूरी तरह विकसित और निवेदित हैं या नहीं, मतलब जितने भी उसके प्रमुख घटक हैं वो पूरी तरह से विकसित हुए हैं या नहीं हुए हैं, पहला आधार हो गया। दूसरा, पादप शरीर में जल और अन्य पदार्थों के लिए एक विशिष्ट ऊतक की उपस्थिति है या नहीं, मतलब ये जल के लिए और पदार्थ रखने के लिए अलग अलग ऊतक है या नहीं, और बीजों की जो धारण करने की क्षमता है वो कैसी है। तो 3 आधार में बांटा जाता है। पहला, पूरी तरह से विकसित है या नहीं। दूसरे, उनके जल ग्रहण करने की और जो अन्य तत्व हैं उनको रखने के लिए ऊतक है या नहीं, और बीज धारण करते हैं या नहीं। 3 प्रकारों पर पौधों का वर्गीकरण किया जाता है। परजीवी की 3 उदाहरण बताइए। परजीवी मतलब जो दूसरों पर जीवन यापन करते हैं, मरने के बाद जिन पर करते हैं उनको मृतोपजीवी कहा जाता है। लेकिन परजीवी वो भी जीवित है लेकिन उन पर ही पूरा जीवन आश्रित है, तो उनको कहा जाता है परजीवी। ये होते हैं गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि और पिन कृमि, ये होते हैं परजीवी जो कि दूसरों पर जीवन यापन करते हैं। एनिलिडा वर्ग के 3 उदाहरण बताइए। तो एनिलिडा वर्ग के 3 उदाहरण हैं जो कि गोल गोल होते हैं। तो पहला हो गया केंचुआ, दूसरा हो गया नीरिश और तीसरा हो गया जोंक। ये गोल गोल होते हैं और खंड में बटे होते हैं एनिलिडा वर्ग में। एनिलिडा वर्ग में कौन से तंत्र पाए जाते हैं? तो जो एनिलिडा वर्ग होता है इसमें संवाहन होता है, पाचन होता है, उत्सर्जन होता है, तंत्रिका तंत्र भी होता है, मतलब इसमें सभी पाया जाता है। संवाहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिक मतलब जो तंत्रिका तंत्र भी इसमें पाया जाता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा, जिसके पैर होते हैं बहुत सारे, 8 पैर वालों का आर्थ्रोपोडा वर्ग सबसे बड़ा संघ है। अर्थ को भी फोड़ देता है। आर्थ्रोपोडा वर्ग के 5 उदाहरण बताइए। तो पहला हो गया प्राण, फिर तितली, मधुमक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़ा, ये सब आर्थ्रोपोडा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, सबसे बड़ा संघ है। मोटानिफीडिया किसे कहते हैं? तो मोटानिफीडिया कहा जाता है जो मोलस्का वर्ग में जोड़ीदार अंगों में उत्सर्जन की क्रिया को कहा जाता है मेटानिफिडा। मेटानिफीडिया किसको कहा जाता है? जो मोलस्का वर्ग में जोड़ीदार अंग से उत्सर्जन की क्रिया को करते हैं उनको कहा जाता है मेटानिफीडिया। मोलस्का वर्ग के 3 उदाहरण बताइए। तो मोलस्का वर्ग में क्या होती है? उनकी जो ऊपर की परत होती है वो हार्ड होती है और बीच में ये बिल्कुल नरम नरम से अंदर बैठे होते हैं। तो जिनमें भी ऊपर हार्ड लेयर और बीच में वो खुद होंगे तो उनको क्या कहा जाता है? मोलस्का वर्ग कहा जाता है। तो पहले हो गया क्या? यूनियो, घेंघा और जो ऑक्टोपस होता है वो मोलस्का वर्ग के अंतर्गत आते हैं।
इकाइनोडर्मेटा मतलब इनको देख कर डर जाता है लोग, तो इकाइनोडर्मेटा मतलब स्टारफिश और समुद्री ऑर्चिड जो होती हैं उनको देखकर लोग डर जाते हैं, तो इकाइनोडर्मेटा। मोलस्का में कौन कौन से थे, तो यूनियो, तुम नहीं हो, तुम नए हो क्योंकि तुम्हारे गले में क्या है, घींगा है, कैसा है, ऑक्टोपस जैसा है, तो मोलस्का, कितना मूल है इसका, घींगे का, तुम यूनिक हो, तुम्हारे गले में घींगा है और जो कैसा है, ऑक्टोपस के जैसा है, तो मोलस्का। इकाइनोडर्मेटा तुम्हें देख के हम डर गए, तो स्टारफिश को देख के लोग डर जाते हैं, और समुद्री ऑर्चिड। प्रोटोकॉर्डेटा को कॉर्डेट वर्ग में किस स्तर का जंतु माना जाता है, जो प्रोटोकॉर्डेटा होता है उसको कॉर्डेट वर्ग में किस प्रकार का जंतु माना जाता है, सबसे नीचे स्तर का माना जाता है कॉर्डेट को, क्योंकि प्रोकॉर्डेटा को सबसे नीचे कॉर्डेटा वर्ग के अंतर्गत माना जाता है। प्रोटोकॉर्डेटा के 3 उदाहरण बताइए, तो ये हैं वेलेनोग्लासस, हाइडमेनिया और एपियास। ये सब क्या हैं, प्रोटोकॉर्डेटा वर्ग के 3 उदाहरण हैं। वेलेनोग्लास, देखो सबसे नीचे क्या रखा होता है भैया, एक हार्डमेनिया रखा होता है, हार्ड, उसमें रखा होता है ग्लास, और इसमें रखा होता है एपियास, कुछ लोगों को उस पर आस होती है, तो एपियास, हार्डमेनिया और वेलेनोग्लासम्स। वर्टिब्रेटा किसे कहा जाता है, तो ऐसे जीव जिनमें वास्तविक मतलब जो व्यवस्थित मेरुदंड होता है और अंतःकाल होता है उन्हें क्या कहा जाता है, वर्टिब्रेटा कहा जाता है। इनमें पेशियां होती हैं और ये पेशियां कंकाल से जुड़ी होती हैं, ये चलने में सहायक करती हैं और इनको क्या कहा जाता है, वर्टिब्रेटा कहा जाता है। मतलब ऐसे जो जिन वर्टिब्रेट्स होती है वो बहुत ज्यादा विकसित होती है, मेरुदंड विकसित हो गए, इनको कहा जाता है वर्टिब्रेटा। सभी कशेरुकों के मुख्य लक्षण क्या होते हैं, जितने भी कशेरुकी होते हैं जिनमें कशेरुकी दंड पाया जाता है, कशेरुकी दंड पाए जाने वाले जो होते हैं उनके प्रमुख लक्षण होते हैं नोटाकार्ड, कशेरुकी दंड, मेरुरज्जु, त्रिकोकक शरीर, जोड़ीदार और गलफड़ और देह गुहा होते हैं, गलफड़े होते हैं, देह गुहा होते हैं, जोड़ीदार उनमें शरीर पाया जाता है, त्रिकोरक होते हैं, मेरुदंड और कशेरुकी दंड पाया जाता है, और नोटाकार्ड इसमें पाया जाता है। सभी कशेरुकी के लक्षण हैं ये। मत्स्य कहाँ पाए जाते हैं, तो मत्स्य सिंपल मछली की बात हो रही है, समुद्र में, मीठे पानी में पाए जाते हैं। मत्स्य वर्ग शरीर किससे ढका होता है, तो जो मत्स्य वर्ग होता है उसका शरीर शल्क और प्लेटों से ढका होता है, क्योंकि उनको तैरने में सहायता करते हैं, तो ऐसे 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 ढके होते हैं। मत्स्य श्वसन के लिए किस अंग का प्रयोग करते हैं, तो जो गिल्स या फिर जो गलफड़े होते हैं मत्स्य वर्ग श्वसन के लिए उन्हीं का प्रयोग करते हैं। मछली होते हैं, उनके हृदय कितने कक्ष में होते हैं, तो मछलियों के सिर्फ 2 होते हैं, एक इस साइड, गलफड़े ऐसे 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 होते हैं, 2 कक्ष में बटा होता है। किस मत्स्य में कंकाल केवल उपस्थिति का बना होता है, तो ऐसा कौन सा मत्स्य है जो कि उसका कंकाल है केवल उपास्थि से बना होता है, तो वो है शार्क। मत्स्य वर्ग के 4 उदाहरण बताइए, मतलब मत्स्य में क्या क्या पाया जाता है, कोई बता दो। टूना, रोहू, स्कालिडोन और टॉर्पिडो। जल स्थल चर कहाँ रहने में सक्षम होते हैं, तो जल और स्थल चर जीवों क्या कहा जाता है, तो उभयचर कहा जाता है, और ये पानी और स्थल दोनों पर रह सकते हैं। असमतापी जंतुओं के 2 वर्गों के नाम बताइए, तो असमतापी जो जीव होते हैं उनके 2 प्रमुख जीव हैं, जल स्थल में रहने वाला सरीसृप, जल में रहने वाले, और स्थलचर होते हैं उनमें, और सरीसृप, ये क्या होते हैं, असमतापी होते हैं। सरीसृप प्राणियों का शरीर किससे ढका होता है, तो ये भी शल्कों से ढका होता है, मत्स्य का भी शल्क और प्लेटों से ढका होता है। सरीसृप के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो सरीसृप मतलब इनमें ये पृथ्वी के ऊपर आ गए तो इनमें 3 कक्ष होते हैं सरीसृपों में। सरीसृप वर्ग के 4 जंतुओं के नाम बताइए, तो सरीसृप में आते हैं केंचुआ, सांप, गिरगिट और मगरमच्छ। ये इनके पास क्या होते हैं, 4 कक्ष वाले हृदय होते हैं, 4 कक्ष वाले नहीं, 3 कक्ष वाले होते हैं, 2 कक्ष वाले होते हैं मछलियों के। पक्षी किस प्राणी से संबंधित है, तो जो पक्षी होता है वो समतापी होता है। पक्षियों में आगे वाले पैर किस में परिवर्तित हो चुके हैं, जो आगे वाले पैर थे वो पंखों में परिवर्तित हो चुके हैं। जो पक्षी होते हैं उनका हृदय होता है 4 कक्षीय, जो सरीसृप होते हैं उनका होता है 3 कक्षीय, मछलियां होती हैं उनका होता है 2 कक्षीय, और जो पक्षी होते हैं उनका होता है 4 कक्षीय।
पक्षी वंश वृद्धि कैसे करते हैं? तो अंडे देकर ये वृद्धि करते हैं। किस वैज्ञानिक ने नाम पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किया था? तो सबसे पहले नाम पद्धति का प्रयोग किया था कॉरलस लिनियस द्वारा 18वीं शताब्दी में। वैज्ञानिक नाम पद्धति में किस बात का ध्यान रखते हैं? तो जो नाम पद्धति जब करते हैं तो वैज्ञानिक नाम रखते हैं, मतलब ध्यान देते हैं जीन और स्पीसीज का, कि किस जीन से है और किस स्पीसीज से संबंधित है। और कॉरलस लिनियस ने सबसे पहले नाम रखा था। वैज्ञानिक नाम छपे हुए रूप में कैसे लिखा जाता है? तो इटैलिक में लिखा जाता है इनको। प्रजाति का नाम किस प्रकार से शुरू होता है? तो ये सब छोटे आकार में, छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं, स्मॉल लेटर में। एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है, जो कि नाम क्या होता है? इन्वर्नर से इसकी हुई है। तो एनवायरमेंट की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो फ्रेंच से हुई है। सबको फंसा दिया है, हम अपन फंसे हुए हैं एनवायरमेंट के बीच में, तो फ्रेंच से इसकी उत्पत्ति हुई है। पर्यावरण प्रदूषण संबंधित है, तो पर्यावरण प्रदूषण से ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सब पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। वृक्षों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो यदि आपको वृक्षों का अध्ययन करना है तो डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत कर सकते हो। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। झूम सीढ़ीनुमा किस प्रकार की है? तो ये झूम खेती, सीढ़ीनुमा खेती, ये खेती के प्रकार हैं। विटामिन सी पाया जाता है खट्टी चीजों में, आंवला, संतरा, नींबू, मिर्ची में विटामिन सी पाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 174 देशों का 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। 2002 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो ये जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। 2002 में पृथ्वी सम्मेलन। पहला कब हुआ था? तो 1992 में रियो डी जेनेरियो में। दूसरा कब हुआ था पृथ्वी सम्मेलन? 2002 में, और ये हुआ था जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो परिस्थिति में हर अलग अलग ट्रांस होते हैं, तो ट्रांसलिंग। तालाब उदाहरण है एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का। अब अलग, एक कृत्रिम होती है और एक वास्तविक होती है, तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है तालाब। कवक फंगी को खाद्य श्रृंखला में किस श्रेणी में रखा जाता है? तो जो कवक होते हैं उनको रखा गया है खाद्य श्रृंखला में अवघटक या फिर डिकम्पोजिशन के रूप में इसको रखा गया है। नेत्रहीनों को पढ़ने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो नेत्रहीनों को पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। वो देखो, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980। जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब हुआ था? तो जल नियंत्रण और प्रदूषण नियंत्रण के 1974। पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसको 51 के ए में जोड़ा गया है। पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, और इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में बनाई गई है प्रबंधन करने के लिए। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो वन का अनुसंधान करने के लिए देहरादून में बनाई गई है संस्थान। वर्षा वन अनुसंधान कहाँ पर है? तो वर्षा में बहुत सारा जोर लगाना पड़ता है, तो जोरहाट में बनाई गई है वर्षा वन अनुसंधान संस्थान। आनुवांशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ पे है? तो आनुवांशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान में है कोयम्बटूर में। आनुवांशिकी और प्रजनन को कौन कौन बटोरेगा? तो कोयम्बटूर। उत्पादकता केंद्र कहाँ पे बनाया गया है? तो उत्पादकता केंद्र बनाया गया है रांची में। सब कुछ रचे बचे हैं उत्पादक में, तो उत्पादकता केंद्र बनाया गया है रांची में। भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब किया गया था? तो भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण किया गया था 1894 में। वन नीति कब बनाई गई थी? 1894 में, 1894 में बनाई गई थी पहली वन नीति। कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो कछुआ संरक्षण परियोजना की स्थापना की गई थी 1975 में। गौण संरक्षण परियोजना कब की गई थी? तो गौण
गौण नहीं होगा, गैंडा होगा। गैंडा संरक्षण परियोजना 1987 में इसकी शुरुआत की गई थी। गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में स्टार्ट की गई है। बाघ संरक्षण 1973 में, और 1992 में स्टार्ट की गई थी हाथी संरक्षण। 1975 में की गई है कछुआ संरक्षण। गैंडा के लिए 87 में, और गिद्ध के लिए 2006 में, बाघ के लिए 1973 में। वन नीति कब आई थी? तो 1894 में सबसे पहले वन नीति आई थी। अनुवांशिकी और वृक्ष प्रजनन केंद्र बनाया गया है कोयम्बटूर में। वर्षा वन अनुसंधान जोरहट में, वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में, और वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में बनाया गया है। किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो यूकेलिप्टस को कहा जाता है पर्यावरण का आतंकवादी। चालबाज किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो चालबाज हैं वो विषुवतीय वर्षा वन है। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो मरु क्षेत्र है वो जोधपुर राजस्थान में बनाया गया है। मरुभूमि जहाँ पे पाई जाती है उसका ही संरक्षण करेंगे, अनुसंधान करेंगे, तो जोधपुर राजस्थान में बनाई गई है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से है, और इसको 1987 में इसको स्टार्ट किया था। वियना समझौता 1985 में इसको बनाया गया था। वियना समझौता कब हुआ था? तो 1985 में। ओजोन परत से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल संधि वर्ष 2005 में लागू की गई थी। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो 1992 में आयोजित किया गया था। ओजोन परत के लिए बनाया गया था क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया था? रियो डी जेनेरियो में। जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुई थी। 5 जून को मनाया जाता है स्टॉकहोम। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कैलाश शांकला को कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। भारत में ग्रीन क्रांति या फिर ग्रीन रेवोल्यूशंस का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में पारिस्थितिकी जनक कहा जाता है रामदेव मिश्रा को, और विश्व में पारिस्थितिकी जनक कहा जाता है फ्रांसले को। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है रविंद्र कुमार सिन्हा को। बहुत शांत रहती है मछली, तो डॉल्फिन रविंद्र कुमार सिन्हा। चिपको आंदोलन के जन्मदाता सुंदरलाल बहुगुणा, हिमाचल में था, मनाया गया था ये। जैव विविधता एवं उसका संरक्षण परिभाषा जीव जंतुओं में पाए जाने वाले सभी विभिन्नताएं, विषमता, पारिस्थितिकी जटिलता ही जैव विविधता कहलाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रकाशिकीय प्रौद्योगिकी आकलन रिपोर्ट 1987 के अनुसार प्रजातियां क्या होती हैं? जीवों का ऐसा समूह जिसके सदस्य दिखने में तो एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका प्राकृतिक परिवेश में प्रजनन कर संतान पैदा करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें ही प्रजाति कहा जाता है। प्रजाति क्या होती है? दिखने में एक समान होते हैं और प्राकृतिक परिवेश में प्रजनन करके संतान पैदा करने की क्षमता रखते हैं। जैव विविधता के प्रमुख रूप से 3 स्तर बताइए। तो जो विविधता होती है उसके 3 रूप इस प्रकार हैं। पहला होती है प्रजाति विविधता, अनुवांशिक विविधता, और होती है पारिस्थितिक तंत्र की विविधता। प्रजाति विविधता किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों की जो विभिन्न प्रजातियां होती हैं उनकी कुल संख्या उस क्षेत्र की प्रजातीय विविधता कहलाती है। अनुवांशिक विविधता एक प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के बीच जीन अनुवांशिकी इकाई के कारण पाए जाने वाली विभिन्नता को क्या कहा जाता है? अनुवांशिक विविधता कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र विविधता किसी स्थान विशेष के सभी जीवों की परस्पर और उनके वातावरण के विभिन्न अजैविक घटकों में अंतःक्रियाओं से जो बनने वाली तंत्र होता है उसको क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता कहा जाता है। मतलब किसी स्थान पर विशेष के सभी जीवों की परस्पर और उनके वातावरण के विभिन्न अजैविक घटक में जो अंतःक्रियाएं होती हैं उनसे बनने वाले तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। विभिन्न भौगोलिक और पर्यावरणीय विशेषताओं वाले पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले जीवों में भी विविधता पाई जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र की इसी भिन्नता को पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता कहा जाता है। भूमध्य रेखा से दूर मतलब ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता में कमी आती है। भूमध्य रेखा पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं और यहाँ पर जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जैव विविधता प्रचुर होती है उन्हें जैव विविधता तत्व स्थल कहा जाता है। विश्व में कुल जैव विविधता तत्व स्थलों की संख्या 34 है।
भारत में जैव विविधता तप्त स्थल में 2 मुख्य रूप से भारत में पाए जाते हैं और तीसरे इंडो बर्मा जैव विविधता स्थल है और कुछ भूभाग भारत में ही आता है। तो इसलिए भारत में कितने हैं? 3 हैं। 2 पहला है पूर्वी हिमालय और दूसरा है पश्चिमी घाट। तीसरा कौन सा है? इंडो बर्मा जैव विविधता तत्व जो कि भारत में आता है। भारत के पूर्वी हिमालय में जैव विविधता तप्त स्थल के अंतर्गत पूर्वी हिमालय का असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य आते हैं। भारत का जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर जैव विविधता तत्व स्थल भारत के पश्चिमी घाट से संबंधित है। इंडो बर्मा तप्त स्थल में पूर्वी एशिया के भारत के अतिरिक्त चीन, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देश भी आते हैं। वे प्रजाति जो किसी भी क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं उन्हें स्थानबद्ध एंडेमिक प्रजाति कहा जाता है। उदाहरण के लिए लेमूर जो कि मेडागास्कर द्वीप में पाए जाते हैं। मेकॉक बंदर, नीलगिरी, थार भारत के पश्चिम घाट में पाए जाते हैं। मॉरिशस के एक द्वीप में स्थानबद्ध प्रजाति डोडो को सन 1658 में सबसे पहले देखा गया था, जो सन 1681 में बाद नहीं दिखी है। यह क्या हो चुकी है? विलुप्त हो चुकी है। डोडो जनजाति जो प्रजाति है वो कहाँ पाई जाती है? मॉरिशस में पाई गई थी, लेकिन अब क्या हो चुकी है? विलुप्त हो चुकी है। वर्ष 2009 में गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया है। जैव विविधता का महत्व, आर्थिक महत्व, औषधीय महत्व है, पर्यावरणीय महत्व है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है और धार्मिक महत्व है। जैव विविधता से हमारी खाद्य, ईंधन, चारे और इमारती लकड़ी एवं औद्योगिक कच्चे माल की आवश्यकता पूरी होती है। जैव विविधता से जंगली प्रजातियों के विभिन्न मानवीय उपयोग गुण जैसे कीटरोधी, रोगरोधी आदि किस्म एवं नस्लों के विकास में काम करते हैं। जैट्रोपा एवं करंज जैसे पौधों के बीज से जैव ईंधन बनाया जाता है, अतः इन पादपों को बायोडीजल पौधे भी कहा जाता है, करंज और जैट्रोपा। जैव विविधता के कारण हमें विभिन्न रोगों के उपचार हेतु औषधियाँ प्राप्त होती हैं। मलेरिया रोग के उपचार हेतु काम आने वाली औषधि सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती हैं। जैव विविधता समृद्ध होने पर खाद्य श्रृंखला में किसी एक प्रजाति या जाति के कम होने पर खाद्य जाल की दूसरी प्रजाति द्वारा उसकी कमी को पूरा कर खाद्य श्रृंखला संरक्षण करती है। जैव विविधता से पोषण चक्र गतिमान रहने में मदद मिलती है। जैव विविधता से पर्यावरण प्रदूषण पर भी नियंत्रण होता है। मानव बुद्धिमान प्राणी है, अतः उसका दायित्व है कि वह पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जैव विविधता का संरक्षण करे। प्रकृति में विभिन्न जीव प्रजातियां जातियां विलुप्त हो रही हैं तथा कई जातियों का विकास हो रहा है। मनुष्य के अविवेकपूर्ण कार्यों से जैव विविधता पर संकट आ रहा है। जैव विविधता के संकट के कारण प्राकृतिक आवासों का नष्ट हो जाना, प्राकृतिक आवासों का विखंडन, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित विदोहन, कृषि एवं वानिकी में व्यावसायिक प्रवृत्ति, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और अंधविश्वास एवं अज्ञानता। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति हेतु विभिन्न प्राकृतिक आवास नष्ट किए जा चुके हैं। प्राकृतिक आवास के विखंडन के प्रमुख कारण है सड़क निर्माण, रेल मार्ग, नहर, गैस पाइपलाइन, विद्युत लाइन, बांध और खेत आदि। जलवायु परिवर्तन से भी जैव विविधता के लिए संकट उत्पन्न हो रहा है। पृथ्वी के तापमान में 3.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पर विश्व की 70% प्रजातियां विलुप्त की कगार पर खड़ी हैं। पर्यावरण प्रदूषण से विभिन्न प्रजाति विशेषतः सूक्ष्म जीव एवं लाइकेन तीव्रता से विलुप्त हो रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित विदोहन से कई प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। कृषि क्षेत्र के विस्तार तथा पेपर, माचिस, प्लाईवुड आदि उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति के कारण प्राकृतिक वनों का विनाश हो रहा है। कई विदेशी पादप एवं जीव जंतु के आक्रमण से स्थानीय प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो रहा है। अंधविश्वास और अज्ञानता के कारण गागरोनी, तोते और गोडावन, गोयरा आदि की प्रजातियां नष्ट हो रही हैं। विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का गठन 1948 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN
सरकारों और नागरिकों दोनों से मिलकर बना है। यह एक विशिष्ट सदस्यता संघ है। यह दुनिया की प्राकृतिक स्थिति को संरक्षण रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना 1948 को की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। IUCN ने 1972 में रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया था। IUCN ने विश्व की जीव जातियों को संरक्षण की दृष्टि से 5 समवर्गों में विभाजित किया है। पहली है विलुप्त प्रजातियां, दूसरी है संकटग्रस्त प्रजातियां, तीसरी है अति संवेदनशील प्रजातियां, चौथी है दुर्लभ प्रजातियां, पांचवी है पर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां। मतलब पहली विलुप्त हो चुकी हैं, दूसरी संकट के ग्रस्त में है, तीसरी अति संवेदनशील है, चौथी दुर्लभ है और अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां। IUCN ने संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण लगाने के लिए सहमति देते हुए 1973 में एक कन्वेंशन बनाया जिसका नाम था साइट्स। इसका फुल फॉर्म है कन्वेंशंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंजर्ड स्पीसीज का आयोजन किया था 1973 में और IUCN की स्थापना 1948 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। सन 1992 में ब्राजील में हुए पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता संधि और कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी अस्तित्व में आई। सन 2002 में भारत में जैव विविधता एक्ट 2002 बनाया गया। जैव विविधता एक्ट 2002 के अनुसार त्रिस्तरीय संगठन, एक राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, दूसरा जैव विविधता बोर्ड और तीसरा जैव विविधता प्रबंधन समिति बनाई गई। मतलब जैव विविधता एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग एक समिति बनाई गई जो कि त्रिस्तरीय थी। इसमें पहला था राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, जैव विविधता बोर्ड और जैव विविधता प्रबंधन समिति का प्रावधान किया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता घोषित कर दिया गया। कब किया था? 2010 को किया था। 2 जून 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT का गठन किया गया। जैव विविधता का संरक्षण मुख्य रूप से 2 प्रकार से किया जाता है। पहला स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरा होता है बहिर्स्थानीय संरक्षण। मतलब जैव विविधता का संरक्षण करना है, कैसे कर सकते हैं? स्वस्थानीय संरक्षण से और दूसरा होता है बहिर्स्थानीय संरक्षण से। यदि जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में ही मानव द्वारा प्रदत्त अनुरक्षण से किया जाता है तो उसको स्वस्थानीय कहा जाता है। और जब जैव मंडल रिजर्व जो कि भारत में 18 हैं, राष्ट्रीय उद्यान जिनकी संख्या 107 है और वन्य जीव अभ्यारण्य जिनकी संख्या 545 है, ऐसे की जाए तो इनको मतलब स्वस्थानीय कहा जाता है। बहिर्स्थानीय, इसमें संकटग्रस्त जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर कृत्रिम रूप से आवास देकर संरक्षण प्रदान किया जाता है, जैसे वनस्पति उद्यान, बीज बैंक, जीन बैंक और उत्तक संवर्धन। वनस्पति जात एवं प्राणी जात और उनके आवास के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए जाते हैं। इन्हें अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। मतलब कोई भी वनस्पति है या फिर प्राणी जात है, उनके आवास को संरक्षण प्रदान करने के लिए उनको चिन्हित किया जाता है। उनको क्या कहा जाता है? अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान या फिर जैव मंडल कहा जाता है। वृक्षारोपण, कृत्रिम चारागाह, कृषि, वृक्षों की कटाई, शिकार, जाल प्राप्त करने हेतु शिकार, पेचिंग इन क्षेत्रों में निषिद्ध होता है। मतलब ऐसी कोई गतिविधि आप इन क्षेत्रों में नहीं कर सकते। अभ्यारण्य क्या होते हैं? वह क्षेत्र जहां पर जंतु अपने आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, उन्हें अभ्यारण्य कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर वन्य जीव के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां पर स्वतंत्र निर्बंध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है, उसे राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। मतलब देखो, अभ्यारण्य क्या है? कोई ऐसी जगह जहां पर जो जंतु हैं वो अपने आवास में रह रहे हैं और उनको सुरक्षा प्रदान की जा रही है, तो वो अभ्यारण्य। लेकिन वही जंतु उसी सुरक्षित क्षेत्र में रह रहे हैं, लेकिन वो आरक्षित क्षेत्र कर दिया है। मतलब वो स्वतंत्र रह सकते हैं, आवास कर सकते हैं, वहां पर रह सकते हैं, लेकिन वहां पर और कोई मानव इंटरफेयर नहीं होगा, तो उसको कहा जाता है राष्ट्रीय उद्यान। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, यहाँ पर वन्य जीव, पौधे, जंतु, संसाधन और उस क्षेत्र के आदिवासी के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित किया जाता है। मतलब जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, यहाँ पर जनजातियों का भी ज़्यादा वो नहीं रहता, ज़्यादा रहता है, लेकिन जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर जनजातियों का, जीव जंतुओं को सबको संरक्षण प्रदान किया जाता है उनके प्राकृतिक ढंग से।
डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है और यहाँ पर हुंगल और जो कश्मीरी स्टैग होते हैं वो पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वशासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? मतलब स्वशासन संरक्षण रणनीति का हिस्सा है तो ये हैं अपने वनस्पति बाग, ये प्राइवेट होते हैं, जबकि जैव मंडल, आगार, राष्ट्रीय उद्यान और पवित्र उपवन जो होते हैं वो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। स्वशासन रणनीति के उदाहरण नहीं है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाएगी शांत घाटी में, क्योंकि ये विषुवत रेखा और उष्णकटिबंधीय वाला रीजन है, विषुवत रेखा के पास आता है, तो इसलिए शांत घाटी में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाएगी। जीवाश्म या फॉसिल्स नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो फॉसिल नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के डिंडोरी में स्थित है। मोमेंटम ऑफ चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है? तो मूवमेंट ऑफ चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ का संचालन कर रहा है UNFCCC सचिवालय। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थापित की गई है? तो NCMB कहाँ पर है? तो यह जामनगर में स्थित है। जामनगर में बनाई गई है नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी। वह एकमात्र सेंचुरी जहाँ पर कश्मीरी मृग पाए जाते हैं, तो कश्मीरी मृग पाए जाते हैं डचीग्राम कश्मीर में। किस देश में डोडो पक्षी विलुप्त हो गया है? तो जो डोडो पक्षी है वो मॉरिशस में पाया जाता था, लेकिन अब विलुप्त हो चुका है। रेड डेटा बुक के आंकड़े किससे संबंधित है? तो जो रेड डेटा बुक है वह लुप्त प्राय प्रजातियों से संबंधित डाटा को प्रस्तुत करती है। इसमें 5 कैटेगरी बनाई गई हैं रेड डेटा बुक की। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है? तो पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे बड़ा चीता अभ्यारण्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा चीता अभ्यारण्य है नागार्जुन अभ्यारण्य। यहाँ पर सबसे ज़्यादा चीता पाए जाते हैं और जो चीता है उसका संरक्षण किया जा रहा है नागार्जुन में। भारत का कौन सा एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है? तो सुंदरबन, काजीरंगा, सरिस्का और ये सभी मतलब पूरे भारत के टाइगर रिजर्व हैं। भारत के जिन शहरों में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आता है वह कौन सा है? तो सिक्किम की जो जगह है वह सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती है। कभी कभी समाचारों में आने वाली गॉडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो जो गॉडगिल समिति है और जो कस्तूरी रंगन समिति है इसको बनाया गया था पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए बनाया गया था। गॉडगिल समिति और कस्तूरी रंगन समिति किसके लिए बनाई गई है? पश्चिमी घाटों के संरक्षण के लिए बनाई गई थी। पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों की लगभग विलुप्त होने की ये उत्तरदायी है? तो पशुओं की दवाई है, लेकिन उससे क्या हो रहा है? गिद्धों की मृत्यु हो रही है। तो ये है डाइक्लोफेनिक सोडियम। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में कौन जैव विविधता को दर्शाता है? तो जैव विविधता को मापने के लिए अल्फा सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। जनवरी 2008 से टाइगर एक्शन नामक योजना भारत के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रारंभ की गई है? तो जनवरी 2008 से टाइगर पर एक्शन लिया जा रहा है, तो सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान से। थट्टेकाड पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो थट्टेकाड पक्षी अभ्यारण्य केरल में स्थित है, क्योंकि वहाँ के सारे जो पक्षी हैं वो क्या खाते हैं? केले खाते हैं। थट्टेकाड काट के थट्टेकाड। जैव विविधता शब्द की संरचना या रचना किसने की थी? जैव विविधता की सबसे पहले रचना की थी वाल्टन जी रोशन ने इसकी शब्द की रचना की थी जैव विविधता की। भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? तो गिद्धों की सबसे ज़्यादा घटती जनसंख्या का कारण है डाइक्लोफेनिक सोडियम मेडिसिन। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के नवाबगंज में उन्नाव जनपद में है। शीतकाल में आपको भारत में साइबेरियन सारस प्रायः कहाँ देखने को मिलेंगे? तो एक केवलादेव ढाना सेंचुरी में मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? उन्नाव जनपद में। निम्नलिखित में कौन से सुमेलित नहीं है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है, तो ये सही है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम में है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में है, सही है। सिमलीपाल
उड़ीसा में है, ना कि मध्य प्रदेश में। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है कि प्राकृतिक आवास उनका विनाश हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट नहीं है? तो भारत में हिमालय है, जो कि पूर्वी हिमालय आता है, उत्तर पूर्वी भारत भी है और पश्चिम घाट आता है, लेकिन विंध्याचल श्रेणी नहीं आती। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षण किस क्षेत्र से घिरे हुए हैं? तो जो वन्यजीव संरक्षण है वह मानव की बस्तियों से घिरे हुए हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस एक उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और उत्तर ध्रुवीय में परिवर्तित सजा हुआ है? तो ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जो कि उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण एवं उत्तर ध्रुवीय परिवर्तनों से सजा हुआ है? तो ये है नंदा देवी नेशनल पार्क। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है पश्चिमी घाट में। भारत में सबसे ज्यादा पश्चिमी घाट में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011-20 में घोषित किया था, तो यह जैव विविधता का दशक घोषित किया था। 2011 से 2020 तक जैव विविधता दशक घोषित किया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी है। निम्नलिखित में कौन एक प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो विलोपन के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? तो बड़ा आकार वाला शरीर, आनुवांशिक भिन्नता की कमी और संकुचित, ये सब उत्तरदायी हैं, लेकिन व्यापक निकर्मता ये उसके विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया है? तो यूनेस्को ने जुलाई 2016 में जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है उसको जैव विविधता घोषित कर दिया गया है। ये सिक्किम में स्थित है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। निम्नलिखित में कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंधीय स्थिति में है? तो पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है फूलों की घाटी नेशनल पार्क। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। कार्टेजोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो कार्टेजोना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा समझौते से। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में उसके प्रजातीय विविधता सापेक्षतः काफी अधिक है? तो जैव विविधता तंत्र में प्रजातीय विविधता सापेक्षतः सबसे ज्यादा है, तो वो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। प्रोसोफिस जोलीफ्लोरा नामक पादप प्रायः क्यों समाचारों में उल्लेखित है? तो जो प्रोसोफिस जोलीफेरा है यह क्षेत्र में वहां उगता है जहां की जैव विविधता को कम करने लगता है। जहां पे भी उगता है तो ये वहां पे क्या करता है? जैव विविधता को कम करता है। इसको क्या कहा जाता है? फोसोफिस। प्रोफेसर आते हैं, प्रिंसिपल आते हैं तो लोग भग जाते हैं। ऐसे जैव विविधता जैसे ये आता है और जैव विविधता ही भग जाती है। जूली फ्लोरा। जैव विविधता के साथ साथ मानव के पारंपरिक जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किसकी स्थापना करना होगा? तो जैव विविधता के साथ साथ मानव के पारंपरिक जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति होगी जैव मंडल रिजर्व बनाना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से किसे 2011-12 के लिए दशक निर्देशित किया है? तो वो है जैव विविधता दशक। नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र कहाँ पर आता है? तो जो नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र है यह मेघालय में स्थित है। किस देश में जंगलों में लगी आग से छाए धुंध के कारण आपातकाल घोषित कर दिया है? तो मलेशिया के जंगलों में आग लगने से धुंध फैल गया था, इसीलिए वहां पे आपातकाल घोषित कर दिया गया। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कार्टेजोना ये बायोसेफ्टी से संबंधित है। स्टॉकहोम अण्विक जैविक पदार्थों से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से है, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से संबंधित नहीं है।
समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था क्लब ऑफ रोम के द्वारा। समृद्धि, ज्यादा समृद्ध हो जाओगे तो क्लब बना लोगे बड़े बड़े, तो क्लब ऑफ रोम समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन करता है। दंडकारण्य जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? तो दंडकारण्य पाया जाता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। दंडकारण्य कहाँ नहीं पाया जाता? तो मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता, छत्तीसगढ़, आंध्र और उड़ीसा वाले क्षेत्र में दंडकारण्य आता है। बुंदाला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो कि यूनेस्को के मानव एवं जैव मंडल क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। तो बुंदाला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो कि यूनेस्को में है, वह कहाँ पर स्थित है? तो ये है श्रीलंका में स्थित। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सबसे ज्यादा संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अभ्यारण्य और नेशनल पार्क दोनों पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया है। तो नंदा देवी को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया है जो कि मंडल रिजर्व है। निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है? तो ऐसा कौन मुंगेर में, बिहार के मुंगेर में कौन सा है? तो वाल्मीकि। गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो गोमर्दा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वह रायगढ़ जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से सही पर विचार कीजिए। चमगादड़, भालू, कंटक, रोडेंट, निम्न उपरोक्त में से किस प्रजाति के जंतु शीत निष्क्रिय की घटना का परीक्षण करते हैं? तो ये सब परीक्षण करते हैं सभी, चमगादड़, भालू और कृदंत, ये सभी शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रक्षेपण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल है? तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान चमोली के निकट स्थित है? तो चमोली के पास स्थित है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ऑपरेशन कोलेरू क्या है? तो ऑपरेशन कोलेरू एक आर्द्र भूमि सुधारीकरण की एक परियोजना है। जो आर्द्र भूमि होती है उसके सुधारीकरण की परियोजना है ऑपरेशन कोलेरू। जैव विविधता का अर्थ है, जैव विविधता ऐसा क्षेत्र, एक निर्धारित क्षेत्र जहां पर विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? जैव विविधता क्षेत्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी, मतलब सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी शब्द की खोज की थी? तो बायोडाइवर्सिटी शब्द की खोज सबसे पहले की थी वाटर जी रोसन ने। वाटर जी रोसन ने बायोडाइवर्सिटी की शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था।